हेलो बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लास्ट क्लास में हमने बर्नर थ्योरी को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में बॉन्डिंग को पढ़ेंगे और बॉन्डिंग के लिए मेनली बीवीटी थ्योरी एंड सीएफटी थ्योरी दी गई थी। इसके अलावा एमओटी थ्योरी भी और होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं आती है। हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आवन सिद्धांत एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन दोनों को हम पढ़ते हैं। लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमारे सिलेबस में नहीं होती हैं। ठीक है, मेनली 4 थ्योरी हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता आवंद सिद्धांत। अच्छा, इस सिद्धांत को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं तुम्हें 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार और बता देता हूं, क्योंकि यदि 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पे नहीं आता है तो ये थ्योरी कोई मतलब की नहीं है आपके लिए, वो आना नेसेसरी है आपके लिए। तो 3D में कौन कौन से आते हैं? सीटी, बे, कर, मन, फे, को, नी, काउ, जन। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। ये आपका 21, 22, ये हैं इनके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। अब देखो, सभी में आर्गन यानी कि अक्रिय गैस आर्गन तो सभी में कॉमन है, ये तो आनी ही आनी है। इसको लिखो तो और नहीं लिखो तो बात एक ही है। ठीक है, अब यहां से आप चलोगे तो 3D और 4s, ये 2 ऑर्बिटल होते हैं केवल हमारे में, 3D और 4s। ठीक है, अब आप देखो 21 में क्या होता है। एस में नॉर्मली 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी में होते हैं, बस आप याद रखोगे, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। जहां एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं, ये आप पहले ही भर लो। ठीक है, एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। क्रोमियम और कॉपर में ऑफ-बाउ रूल्स का उल्लंघन करते हैं, ये मैंने 11th क्लास में आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया था। और बाकी सभी में एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में स्कैंडियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 18, 19 एंड 2 21। ठीक है, अब 22 पर आ गए तो यहाँ 2, फिर यहाँ 2। अब देखो ये 24 है, तो 24 में आर्गन तो 18 हो ही जाएंगे, 18 और 1 19, और तो कितने आ जाएंगे? 5। अपवाद है, ये याद होना चाहिए हमें डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप कितना कर दोगे? देखो आर्गन तो आए सभी में है, आर्गन तो 18 होता है फिक्स आर्गन का, तो 18, 19, 20 और हमें चाहिए 25, तो कितने आ जाएंगे? 5। यहाँ पर भी 18, 19, 20 और 6 चाहिए, अब 26। 18 आर्गन का चल ही रहा है, 18 और 2 20 और 7 तो 27। 18, 20 कितने आ जाएंगे? 8। 18 आर्गन से चल ही रहा है, सब में आर्गन है, लिखना चाहो तो आप लिख लेना। ठीक है, 18 आर्गन का, 1 19 और हमें चाहिए 29, तो कितने बच गए? 10। ये भी अपवाद है, ये आपको याद डायरेक्ट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी डायरेक्ट होने चाहिए, क्योंकि बार बार काम में आएंगे। खासकर आपको कोबाल्ट, Fe सभी इंपॉर्टेंट है। चाहो तो ये 3 ऊपर के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन याद सभी होने चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद 18 और 2 20 और कितने बचे? 10 30। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आप आवर्त सारणी भी यूज में ले सकते हो। कैसे? ये आपकी 3D श्रेणी है पूरी, 21 से लेकर 30 तक के, जो मैंने यूं लिखे हैं। जिंक के नीचे कौन आता है? ट्रिक क्या थी? जीनी कनाडा होगा, जीनी कनाडा होगा। तो जिंक का जो है, जैसे जिंक के नीचे क्या है? कैडमियम। ठीक है,
तो कैडमियम का यदि आपको निकालना है तो 48 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप 3D की जगह क्या करोगे 4D10 और 4 की जगह क्या कर दोगे 5s2। ये आपका कैडमियम का हो गया। मरकरी का निकालना है Hg का, तो जस्ट इसके नीचे आ रहा है जिंक के नीचे ये, तो ऊपर से नीचे आने पर एक एक कोस बढ़ाया जाता है, ये बात आप जानते हो। तो मरकरी का निकालना है तो यहाँ पर 5D10 कर देना और 6s2 कर देना, ये मरकरी का हो गया। ठीक है, ऐसे ही कॉपर के नीचे क्यों आगे आऊं, ये काफ़ी काम में आता है, क्यों आगे आऊं। तो कॉपर का आपको पता है कितना होता है 3D10 4s1। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है Ag, तो इसका लिखना है आपको, तो बस एक एक कोस बढ़ा दो और कुछ भी नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4D10 और ये 5s1। Au का लिखना है, तो Au का क्या हो जाएगा आपका, एक और कोस बढ़ा दो 5D10 6s1। तो ये आप पे आने चाहिए बस। ठीक है, ये आते हैं तो अब जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो ये बहुत ही सिंपल थ्योरी हो जाएगी। बस इनको आप थोड़ा सा याद नहीं करने, लर्न नहीं करने, सीखने आने चाहिए। नहीं आता तो वहाँ पर निकाल सको आप। ठीक है, ये आपको ज़रूरी है, 100% ये आएगा तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इनको तो अच्छी तरह से आप कर लोगे। चलो अब मैं टॉपिक पर चलता हूँ। पॉज लेकर आप उतार लिया करो। देखो अब संयोजकता आवन सिद्धांत, संयोजकता आवन सिद्धांत पॉलिंग के द्वारा दिया गया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है, लिनियस पॉलिंग। ठीक है, पॉलिंग के द्वारा यह थ्योरी दी गई थी और ये बंधन यानी कि आबंधन को बताता है, कैसे लिगेंड और मेटल आपस में अटैच होते हैं और क्या ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्यामिति बनाते हैं और उनका चुंबकीय गुणधर्म क्या होता है, इसके बारे में यह थ्योरी दी गई थी। ठीक है, जब ये थ्योरी दी गई थी तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी, और वो महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं, तो नंबर एक बात देखो, एक लिगेंड को एक संकुल को देखो आप K4FeCN6, इससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पर संकुल को बात कर रहे हैं। अच्छा, संकुल के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो होती है मेटल और दूसरी होती है लिगेंड। ठीक है, लिगेंड के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर, और वो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को देता है किसको, मेटल को। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, मेटल को देता है। तो भाई एक बात बताओ, तुम भी किसी किराएदार को यदि कमरा किराए पर दोगे तो तुम्हारे पास कमरे तो होने चाहिए, तभी तो यहाँ पर मेटल के पास क्या होते हैं, खाली कमरे होते हैं यानी खाली कक्षक होते हैं। उन कक्षकों में इसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ये लेता है। तो पहली बात, मेटल के पास क्या होते हैं, खाली कक्षक, खाली को रिक्त भी बोल सकते हो, रिक्त कक्षक, और इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। ये बात आपको आनी चाहिए। और नॉर्मली केस क्या होता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट करते हैं, मेटल की ओर। ये नॉर्मल कंडीशन है, हालांकि उल्टा भी हो जाता है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल की ओर जाते हैं। अब यदि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मेटल के पास क्या होने चाहिए, खाली कक्षक। उन खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है उतने कक्षक तो होने ही होने चाहिए, ज़्यादा भले हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल के पास कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर खाली कक्षक तो होने ही होने चाहिए। जितने लिगेंड हैं उतने खाली कक्षक तो होने ही चाहिए, एक दंतक वाले। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे फर्स्ट पॉइंट में कि संकुल का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर सेंटर मेटल एटम के रिक्त कक्षक, ये तो होने ही चाहिए। अच्छा, अब कहोगे आप कि ऊपर वाली बात तो समझ में आ रही थी कि खाली कक्षक होने चाहिए, पर ये क्या लिख दिया। तो देखो, संकुल जो है मेरा, ये संकुल है FeCN6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, उपसय संयोजन संख्या।
जितने इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जितने बॉन्ड बनाएगा वो संख्या क्या है, उपसय संयोजन संख्या। एक दंतुक है तो एक बॉन्ड बनाता है, द्विदंतुक है तो दो बॉन्ड बनाता है, त्रिदंतुक है तीन बॉन्ड बनाता है, षटदंतुक है छह बॉन्ड बनाता है। CN कैसा लिगेंड है, एक दंतुक। मैंने आपको सभी लिगेंड बता दिया, आपने याद कर लिए होंगे। एक दंतुक लिगेंड है तो एक बॉन्ड बनाएगा और छह हैं टोटल, तो सभी एक एक बनाएंगे तो छह जने मिलकर छह बॉन्ड बना देंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो Fe के पास कम से कम 6 कक्षक तो होने ही चाहिए जिनमें वो प्रत्येक CN से एक एक लोन पेयर ले सके। तो मैं कह रहा हूं संकुल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, उतना केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होने ही चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बना यहां पर, पहला पॉइंट हमारा बनेगा, देखोगे ध्यान से, संकुल में लिगेंड, संकुल में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तथा इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु, शॉर्ट में सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात, सामान्यतः या सामान्य इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की ओर आते हैं। इस दौरान सिग्मा बॉन्ड, इस साइन का नाम क्या है, सिग्मा, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस दौरान क्या बनेगा, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये आ रही है कि लिगेंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, लिगेंड से हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाते हैं, मेटल की ओर जाते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन है हमेशा। ठीक है, हालांकि कंडीशन चेंज भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, पर नॉर्मल कंडीशन ये। और मेटल के पास क्या होना चाहिए, खाली कक्षक। तो मेटल के पास कौन कौन से खाली कक्षक होते हैं, मतलब कितने खाली कक्षक मेटल के पास होने चाहिए जिनमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो मेटल के पास देखो कौन कौन से खाली कक्षक होते हैं, N-1D, NS, NP और ND। ये खाली कक्षक होते हैं मेटल के पास जिनमें वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और उससे जस्ट अंदर वाला एक इलेक्ट्रॉन। अब N का मतलब तो क्या होता है, बाह्यतम कोश, लास्ट वाला कोश। और N- बाह्यतम कोश में से एक घटा दो, वो डी कक्षक। तो डी कक्षक संख्या में कितने होते हैं, 5, आप जानते हो, 1 2 3 4 5। एस कक्षक संख्या में एक ही होता है। पी कक्षक संख्या में कितने होते हैं, 3। और डी कक्षक संख्या में फिर से कितने होते हैं, 5। ये जैसे मान के चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं। जैसे उसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं मैं, K4FeCN6। अब मेरे पास यहां पर Fe है। सबसे पहले हम Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। X, एक पोटेशियम की एक है तो 4 पोटेशियम की कितनी हो जाएगी, +4। एक Cn पर -1 चार्ज होता है तो 6 Cn पर कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा, +2। अब Fe यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण स्टेट में है। प्लस का मतलब क्या होता है कि जो माइनस वाले पार्ट वो हैं इलेक्ट्रॉन, वो निकल रहे हैं। तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, +3 3 इलेक्ट्रॉन गए। मतलब जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और माइनस में है तो आ जाते हैं। तो Fe का मैंने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था 3d6 4s2, ये आप पे आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें
एन की वैल्यू यहाँ तो 3 है और यहाँ 4 है, जो ज़्यादा वैल्यू होती है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कितने, +2। तो ये Fe का विन्यास है, हमें किसका चाहिए, Fe+2 का, और +2 का है तो इसका मतलब इसमें से ये निकल जाएंगे 2, तो ये केवल कितना बचेगा, 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल चुके हैं। अब मेरे पास कक्षक कौन कौन से थे, ये दोनों, ठीक। अब ये दोनों कक्षक हैं तो देखो कौन कौन से काम में आएंगे, n, n मतलब हाईएस्ट वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी है 4, और ये 4 से 1 कम, तो हाईएस्ट वैल्यू होती है n, तो n की वैल्यू 4 है। तो देखो अब कौन कौन से कक्षक हैं, 4s ये वाला, 4p और 4d, ये कक्षक है मेरे, और एक 4-1, 4-1 क्या हो जाएगा, 3d, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3d, 4s, 4p और 4d ऐसे कक्षक काम में लिए जाते हैं, ठीक है। और आगे और डिटेल में बताऊंगा जब एग्जाम्पल आएंगे, ठीक, ये आप समझ गए होंगे। चलो, तो यहां आपने देख लिया होगा अब अच्छी तरह से कि ये जो कक्षक हैं ये सेंटर मेटल एटम के पास होते हैं, और कौन कौन से रिक्त कक्षक सेंटर मेटल एटम देता है लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, n-1d, ns, np और nd, 4 प्रकार के कक्षक वो दे देता है। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि नॉर्मली तो लिगेंड मेटल को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मेटल होता है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं तो मेटल के तो सभी कक्षक भर जाते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, लिगेंड जो है उस लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या कोई खाली कक्षक रह जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनना। लिगेंड हमेशा किसको इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल को। ये पूरा भर चुका है मान के चलो, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। कई बार क्या होता है, लिगेंड के पास कुछ खाली कक्षक होते हैं। अब खाली कक्षक हैं तो वो इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है फिर खाली में, तो कई बार क्या होता है मेटल के द्वारा लिगेंड को भी, हमेशा नहीं होता, कुछ केसों में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रोसिल, इनमें ऐसा होता है, ठीक है। आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो कई बार क्या होता है मेटल के पास सभी कक्षक भर जाने के बाद लिगेंड के पास कुछ खाली कक्षक रह जाते हैं, तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को भी देने लग जाता है, और इस दौरान जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है, और ये रेयरली होता है, इस कारण इसे बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने कि नॉर्मल कंडीशन में लिगेंड के द्वारा मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस दो में कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन कई बार मेटल के कक्षक पूर्ण भरने के बाद जब लिगेंड के पास रिक्त कक्षक होते हैं तो मेटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरफ भी जाने लग जाते हैं। इस बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग कहते हैं, और इस दौरान पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। क्या बनता है इस दौरान, पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मली कार्बोनिल में, साइनाइड में, नाइट्रोसिल में, इनमें ऐसा होता है, और हम यहाँ पर केवल हमारे सिलेबस में कार्बोनिल है वो ही पढ़ेंगे हम। नॉर्मली यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूँ, तीसरा पॉइंट हो सकता है हमारा जब मेटल के कक्षक पूर्ण भरे होते हैं तो तथा लिगेंड के पास रिक्त कक्षक हो, यानी कि लिगेंड एक्सेप्टर हो, ग्रहण करने वाला हो, तो पश्च आवंदन के दौरान पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है इस दौरान, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बनने की शर्त होती है। नेक्स्ट बात आती है, अच्छा अब ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। हालांकि बीबीटी थ्योरी में इसका ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं है, सीएफटी में बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तो यहीं आइडिया दूंगा क्योंकि हमें बंधन पढ़ना है और संकरण यहाँ से निकालने, तो इस कारण
थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर भी बताना ही होगा आपके लिए। तो नॉर्मली पॉलिंग के द्वारा इतना नहीं बताया गया था, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ और वो ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग, हिंदी में लिख देता हूँ, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और एक होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड और एक होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड करते क्या हैं? एक्चुअली इनमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भरने पर क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, नॉर्मली नाम ये प्रबल, तो भाई जो ताकतवर होता है वो कुछ ना कुछ तो अपनी ताकत को यूज करता ही है। तो ये क्या, प्रबल लिगेंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग कर देते हैं। अब आप कहोगे पेयरिंग क्या होता है, तो आपको पता है एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। एक इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अब कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, यहाँ अनपेयर है, मतलब एक एक ही रह गया। तो ये वाले लिगेंड क्या करेंगे, उनको पेयर कर देंगे, जोड़ा बनवा देंगे उनका। तो ये पेयरिंग करने का काम करते हैं, युग्मन करवाने का काम करते हैं, जोड़ा बनवाने का काम करते हैं। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, नाम ही दुर्बल है, बेचारे क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कौन प्रबल कौन दुर्बल। तो भाई इसके लिए एक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी दी गई थी कि कौन प्रबल होता है और कौन दुर्बल होता है। लेकिन वो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी हम पढ़ेंगे CFT थ्योरी में कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन प्रबल और कौन दुर्बल, जिससे आपके समझ में आ जाए कौन तो पेयरिंग करेगा और कौन पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, अभी तक यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। अब मैं आपको प्रबल और दुर्बल बता रहा हूँ कि कौन पेयरिंग करता है और कौन पेयरिंग नहीं करता है, और एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। नॉर्मली देखो, कान, नाक और आप ले लो X, ठीक है, CNOX, कैनॉक्स। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, यहाँ से एक बॉर्डर लाइन खींच देते हैं हम। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन से स्टार्ट होने वाले लिगेंड होते हैं ना, सामान्यतः अधिकतर वो आपके पेयरिंग करते हैं। कार्बन से स्टार्ट होने से मतलब नहीं है, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने चाहिए, मतलब बंधन कार्बन और नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए। जैसे आप कहोगे C2O4-2 कि कार्बन आ रहा है, भाई कार्बन नहीं आ रहा, ऐसा होता है। ऑक्जिलेटो आपने देखा होगा, मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, तो मेटल को ये ऑक्सीजन देंगे, तो ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होने वाला लिगेंड है क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, अब एक होता है ONO और एक होता है NO2। तो ONO में तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, तो ये तो दुर्बल में आएगा और NO2 प्रबल में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो ये ट्रिक है भाई। वैसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल्स, वो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से सीख ही जाएंगे कौन सा क्या है, अभी तो हम ट्रिक यूज कर लेते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन से स्टार्ट होने वाले जो लिगेंड हैं, स्टार्ट होने से मतलब बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड हैं, वो होते हैं प्रबल की कैटेगरी में, और ऑक्सीजन और हेलोजन वाले हैं वो आते हैं दुर्बल की कैटेगरी में। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, वो अपवाद भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लिगेंड दुर्बल होता है तो भी पेयरिंग हो जाती है, तो वो कब होती है, तो मैं इस पूरे घटनाक्रम को आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ कि ऐसा कब होता है कि पेयरिंग हो और ऐसा कब नहीं होता कि पेयरिंग नहीं हो। तो देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, उस ट्रिक को आप ध्यान से सीखोगे क्योंकि बहुत काम आने वाली है। और यकीन मानो आप, थ्योरी कंपटीशन एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये थ्योरी जो है उससे कुछ संकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, वो आपको सीखना जरूरी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप सीखना मत, क्योंकि इन्हीं से तो वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, हाँ भाई, एक चीज़ और, ये सब बातें तो आपको याद आ जाएंगी क्योंकि जब एग्जाम्पल चलेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आपको बताएं ना, वो आप पे आने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको
प्रबल और दुर्बल की ट्रिक बता रहा हूं। देखो कौन प्रबल और कौन दुर्बल। एक है मेरे पास सेंटर मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु हो सकती है तुम्हारी 3D श्रेणी की, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कोई भी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 परमाणु क्रमांक तक। और एक होती है 4D श्रेणी और 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, यानी कि 3D के अलावा बचे हुए कोई भी एलिमेंट। ठीक, अब यहां से तो आप कर दोगे कैसा भी लिगेंड हो, पेयरिंग होगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी, यानी युग्मन हो जाएगा। तो यहां तो कुछ याद ही नहीं करना है, कोई सा भी लिगेंड आ जा पेयरिंग करवा देंगे हम, बशर्ते हमें। अच्छा, अब इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 21 से 30 तक के तत्व याद होने चाहिए, उनके अलावा कोई और आ गया धातु के रूप में तो पेयरिंग करवा दो। यहां पर दो कंडीशन है। कौन कौन सी दो कंडीशन है? तो कंडीशन नंबर 1, ऑक्सीकरण अवस्था ग्रेटर देन 3 आ जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाए? ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था हो तो भी आप क्या करवा देना? पेयरिंग होगी। तो भी क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि युग्मन हो जाएगा। चाहे कैसा भी लिगेंड हो, प्रबल हो दुर्बल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, यदि ऑक्सीकरण अवस्था 3 से कम रह जाए या फिर 3 रह जाए, तो फिर यहां पर क्या करोगे? अब लिगेंड की प्रकृति देखनी है। तो लिगेंड की प्रकृति देखो, और कैसे देखोगे? वही अभी जो ट्रिक बताई थी थोड़ी देर पहले, जो कार्बन और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा वो प्रबल, और जो उनसे नहीं बनाएगा वो दुर्बल। जैसे H2O, हेलोजन, सभी हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, अब ये मत कहना कार्बन है, क्लोरीन पूरा एक है, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सो, ठीक है। इसके अलावा C2O4-2ONO, ठीक। और भी जो ऑक्सीजन से या हेलोजन से स्टार्ट हो रहा है वो सब कैसे होंगे? दुर्बल। पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, ये पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, जोड़ा नहीं बना पाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये पेयरिंग है क्या है, तो मैं अभी समझाने वाला हूं 2 मिनट बाद, ठीक है, बस आप देखते जाओ। और अन्य कार्बन व नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाने वाले पेयरिंग करवाएंगे। ये क्या करवा देंगे? आपके युग्मन करवा देंगे, जोड़ा बनवा देंगे, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आई? पॉज लेकर इस ट्रिक को उतारो, जिससे हम यहां पर इसको यूज में लेंगे, कैसे हम इसको यूज करते हैं। उतारने के साथ साथ अभी जो मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा वो आप टिप टिप कर देख लोगे, लेकिन ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है एग्जाम के पर्पज से, ठीक। ये मत कहना कि इतनी बड़ी ट्रिक, इतनी बड़ी नहीं है। इस बहुत बड़ी समस्या जो हजारों लिगेंड होते हैं उनमें कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, कौन कब प्रबल, कौन कब दुर्बल, वो सब समस्या इतने से में समाप्त हो गई तुम्हारी, ठीक। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्रबल और दुर्बल आपके समझ में आ गए होंगे कि नॉर्मली कौन प्रबल और कौन दुर्बल, ठीक है। अब देखो, जैसे तो
प्रबल और दुर्बल लिगेंडों की ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी, कौन पेयरिंग करेगा और कौन पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो मान के चलो प्रबल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, शॉर्ट में मैं SFL बोलूंगा, और एक है दुर्बल यानी वीक फील्ड लिगेंड WFL। प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दो प्रकार के लिगेंड हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड में कौन कौन आ जाते हैं, तो इसमें याद रखना जैसे NCS हो गया आपका, NH3 EDTA, ये प्रबल होता है चाहे ऑक्सीजन बॉन्डिंग करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के दो नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग करते हैं इसमें, तो EDTA प्रबल होता है। ठीक है, इसके अलावा CO CN ये आपके प्रबल हैं। ठीक है, दुर्बल में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, H2O, ठीक है, ONO, C2O4-2 ऑक्जिलेटो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आ जाएंगे, S-2। अब मान के चलो प्रबल क्षेत्र लिगेंड आ गया कोई, तो वो प्रबल क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। ये युग्मन, पेयरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मन होगा इस सिचुएशन में, और यहां पर युग्मन नहीं होगा। और कहां कहां होता है वो मैंने अभी आपको ट्रिक में बता दिया। 4D 5D 6D का कोई भी आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है कैसा भी आ, ये कंडीशन लागू हो रही है जब ऑक्सीकरण अवस्था 3D सीरीज में +3 या उससे कम हो तो। ठीक है, अच्छा अब युग्मन होगा, जैसे मान के चलो मेरे पास ये कक्षक हैं, ये है N-1D, ये NS, NP और ND, ये 4 कक्षक ही काम में आते मेटल के। अब इनमें मान के चलो मेरे पास आ गया विन्यास, जैसे आपने सुना होगा ना, एक तो होता है D2sp3 संकरण और एक होता है sp3d2 संकरण। क्या ये एक ही बात है? नहीं, इसमें D देखो अंदर वाला काम में आ रहा है, इसमें D बाहर वाला काम में आ रहा है। तो जब D अंदर वाला काम में आता है तो वो N-1D का होता है, और जब D बाहर वाला काम में आता है तो वो ND का होता है। अब पेयरिंग करवाने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास विन्यास ऐसे आया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, मान के चलो ऐसा विन्यास मेरे पास आ गया। अब इस विन्यास में कोई प्रबल लिगेंड है, ये तो इलेक्ट्रॉन है मेटल के, अब प्रबल लिगेंड उससे जुड़ा हुआ है, तो प्रबल क्या करेगा, पेयरिंग, तो इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर कहाँ पटक देगा, इसमें जोड़ा बनवा देगा। पहले सिचुएशन कैसी थी ये देख लो एक बार, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस नॉर्मली समझने का काम है। यहाँ से पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा, तो एक कक्षक कैसा हो गया, खाली। अब यहाँ से गिनना चालू करेंगे हम D, तो अंदर वाला ये खाली हो गया। जैसे मान के चलो अब तो एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, और आगे जितने भी मेरे पास लिगेंड होंगे, मान चलो 5 लिगेंड थे, तो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा और एक इसमें देगा, तो संकरण क्या आएगा, DS3P, यानी कि DSP3। और मान के चलो 6 थे, तो ऐसे नहीं होगा कि एक DA और एक DA, या तो दोनों D अंदर वाले या दोनों D बाहर वाले, वो एग्जाम्पल में आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ ना आपको, क्योंकि वैसे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, K4FeCN6। यहाँ पर ये x -6 इधर +4 बराबर 0, x बराबर +2 हमने निकाल लिया था अभी, और Fe का क्या था 3d6 4s0, और Fe +2 का कितना था 2 इसमें से निकाल देंगे तो केवल 3d6। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने मेरे को, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 6 इलेक्ट्रॉन हमेशा अब्बाउ रूल से भरे जाते हैं, हुंड और पाउली के नियम से एक एक करके। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अनपेयर्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, और मेरे पास क्या है, CN क्या है, प्रबल लिगेंड। देखो CN कैसा है, SFL, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों प्रबल होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा,
कि ये पेयरिंग करवाएगा, और पेयरिंग करवाएगा तो कैसे हो सकती है, ये वाला निकल के यहाँ आ जाए, ये वाला निकल के यहाँ आ जाए। ठीक है, अब खाली कक्षक कहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से। कितने, 6, तो एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, गिनो 1 2 3 4 5 6। तो संकरण कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। क्या हो जाएगा, 2D 1S और 3P। और मान के चलो ये Cl होता, Cn की जगह Cl होता, तो Cl कैसा है, दुर्बल। और दुर्बल क्या पेयरिंग करवा पाता, नहीं। और पेयरिंग नहीं करवा पाता तो इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर क्या होता फिर बताओ। ये 5 में बना लेता हूं दोबारा से। तो इलेक्ट्रॉन 6 ही भरेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6। अब Cl पेयर तो नहीं बना पाएगा, युग्मन नहीं होगा, और युग्मन नहीं होगा तो अब 6 क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन कहां से देना स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। और संकरण कहां से कहां तक होगा, यहां तक, 1S 3P और 2D। तो क्लोरीन होने पर ये और Cn होने पर ये, लेकिन वो कंडीशन पर डिपेंड करता है आगे की। तुम ये कह दो सभी क्लोरीनों में ऐसा या सभी साइनाइडों में वैसा, तो ऐसा नहीं है, वो हम निकालेंगे अभी एग्जाम्पलों से। बस मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हें कि पेयरिंग होने पर अंदर वाले डी काम में आ जाते हैं, और पेयरिंग नहीं होगा तो बाहर वाले डी काम में आएंगे। कुल मिलाकर आप लिगेंडों से ना जोड़कर डायरेक्ट याद करो, जब कभी भी अंदर वाले डी कक्षक काम में आएंगे तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, अंदर वाला कक्षक संकुल, जिसे निम्न चक्रण संकुल भी बोला जाता है। और जब बाहर वाले डी काम में आएंगे तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, यानी कि उच्च चक्रण संकुल बनेगा। ठीक है, तो 2 स्थितियां हैं मेरे पास, उन दोनों को लिख देता हूं। सामान्यतः प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने पर अंदर वाले डी कक्षक काम आते हैं। इस स्थिति में आंतरिक कक्षक संकुल अथवा निम्न चक्रण संकुल, चलो कोष्टक में लिख लूं, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है। तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने पर बाहर वाले एनडी कक्षक काम आते हैं। ये सामान्यतः कंडीशन है, ठीक है। एवं बाह्य कक्षक संकुल अथवा उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आप याद रखोगे, किसमें, प्रबल में क्या होता है और दुर्बल में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब मैं आपको कुछ ट्रिक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। वो स्पेशल पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, ट्रिपल स्टार लगाकर। NH3 बताओ कैसा लिगेंड है, प्रबल या दुर्बल। NH3 प्रबल लिगेंड। NH3 एक प्रबल लिगेंड है, बट लेकिन ये आपके जो 3D श्रेणी के 4 एलिमेंट ऐसे आते हैं, उन 4 एलिमेंटों के सामने ये दुर्बल की तरह बिहेव करता है। Cr+2, Mn+2, Fe+2, Co+2। इसको ऐसे याद कर सकते हो, कर मन फेंको। तो कर मन फेंको,
तो ये प्रबल लिगेंड है, लेकिन Cr+2, Mn+2, Fe+2 और CO+2 जो धातु होती है ना, उनके साथ सामान्यतः दुर्बल की भांति व्यवहार करता है। के साथ किसकी तरह बिहेव करता है? ये दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। कौन? NH3। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोबाल्ट+3 हमेशा D2sp3 संकरण बनाता है। मीन्स कोबाल्ट+3 हमेशा समन्वय संख्या 6 में D2sp3 संकरण बनाता है, अर्थात लिगेंड प्रबल हो अथवा दुर्बल, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या बनाएगा? यहां पर वो हमेशा अंदर वाले डी काम मिलेगा, मतलब पेयरिंग होगी ही होगी। लेकिन यहां पर याद रखना है F- के साथ पेयरिंग नहीं होती। ये सब चीज कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाली है, स्कूलिंग में कोई लेना देना नहीं है, ये जो स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं। पर भाई मेरा काम बताने का है, तुम्हारा मन करे तो सीख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, स्कूलिंग की चीज़ तो आ ही रही है काम में। ठीक है, मैं तो एक्स्ट्रा ज्ञान आपको दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट बात, ये आपने याद कर लिया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट बात पर, ये आप कॉपी कर लेना। ठीक है, मैं तो अच्छा एक चीज और देखो, वे लिगेंड जिनमें ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन की तो हमने सब पढ़ लिए प्रबल होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन परमाणु दाता होता है वे सामान्यतः दुर्बल लिगेंड होते हैं। वे सामान्यतः कैसे होते हैं? दुर्बल। लेकिन CO+3 एंड Cu+2 के साथ वे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। और ये तो मैंने बता दिया, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में कोई सा भी आयन हो, 5D 6D और 4D का कोई भी हो, सबके साथ प्रबल दुर्बल का कोई काम ही नहीं है, सब में पेयरिंग होती है। बस एक रूथेनियम के 1-2 एग्जाम्पल हैं, वहां पर याद रखना, जो मैं बता दूंगा कौन कौन से अपवाद हैं। अच्छा एक चीज और लास्ट, रूल्स लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक और बता देता हूं। यदि किसी संकुल में अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह संकुल अनुचुंबकीय प्रकृति का तथा सभी इलेक्ट्रॉन यदि युग्मित होते हैं तो संकुल प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सभी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो तो। और चुंबकीय प्रकृति या चुंबकीय आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 और n का मतलब क्या होता है और इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट। ठीक है, और n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या।
अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आकर आपके लगभग सभी रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं बीबीटी थ्योरी के। अब इसमें एक चीज़ क्या बचती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होने पर क्या संकरण हो सकता है, 4 होने पर क्या संकरण हो सकता है, 6 होने पर क्या होगा, 5 होने पर क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर क्या होगा। इन दो चीज़ों के बाद हम पहुंच जाएंगे इसके एग्जाम्पलों पर, जो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 6 वाले पढ़ने जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल और इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ज्योमेट्री नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी आप रूल्सों को सही ढंग से पढ़ोगे और जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं उसमें बस ये चेक करने का प्रयास करोगे कि किस में तो पेयरिंग होगी और किस में पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अपनी बुक में सीट में जो भी क्वेश्चन है उसमें बस आप आज ये देखोगे पेयरिंग होगी या नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार कह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हैं, सब कुछ सॉल्व होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है राजस्थान बोर्ड में, हमेशा हर साल आता है, कभी का भी पेपर उठा के देख लो, इस साल भी आएगा। ठीक है, तो इस पर तो कमांड करनी ही करनी है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।